हेलो एवरीवन। ये वीडियो लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे मैंने बताया कि हम अंग्रेज़ भारत कैसे आए, कैसे उनकी यहाँ नींव पड़ी और कैसे उन्होंने भारत पे कब्जा किया, कैसे फिर हम लोगों ने आज़ादी पाई। इस पे हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको सामने दिख रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। तो निजी का मतलब ये है कि ये इंग्लैंड की थी। पहले तो आप ये समझ लो। तो इंग्लैंड में उस समय राजा महाराजा होते थे। क्वीन एलिजाबेथ थी उस टाइम पे, प्रथम क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने व्यापारियों का एक समूह था। उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको परमिशन दी थी। तो इससे ये क्लियर है कि ये राजा महाराजा का अपना कोई काम नहीं था, कोई दूत नहीं था। ये राजा का दूत ना होके प्राइवेट कंपनी थी जो इंडिया में बिजनेस करने आई थी। इसको परमिशन मिली थी महारानी से। ठीक है। तो ये निजी का मतलब होता है प्राइवेट, जिसको सरकार की सरकारी ना हो जो। ये लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी। लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी। तो 1608 में पहला सूरत पहुंचा भी था और वहाँ पे उन्होंने अपनी कोठी भी बनाई थी। आप यहाँ पे देखो, कंपनी अपने व्यापार की शुरुआत मसालों के साथ करना चाहती थी। फिर ये मसालों से आगे बढ़ के कपास पे पहुँच गया। कपास जिससे कि सूती कपड़े बनते हैं, उसकी अलग ही इतिहास है। अब देखो, व्यापार के लिए संघर्ष। ये तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में व्यापार करने के लिए सभी परेशान थे। ठीक है। तो जो यूरोपीय कंपनियां, तो जो पुर्तगाली थे, उनको अंग्रेज़ों ने डच लोगों की हेल्प से भगाया। तब तक पुर्तगालियों का बहुत कब्जा हो चुका था। मैंने कहा लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों का अच्छा टाइम रहा इंडिया में। फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने डच लोगों की हेल्प लेके और उनको, पुर्तगालियों को उखाड़ दिया था। तो इसमें यही है, इस पैराग्राफ में और कुछ ऐसा में नहीं है। और जैसे मैंने कहा था कि सर टॉमस रो को जहांगीर ने परमिशन दी थी, तो ये बात तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो और बताने की ज़रूरत है नहीं। अब इसमें है कंपनी की सफलताओं में वही है, सर टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। ये फिर से देखो, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के दहेज में बम्बई का टापू मिला। ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ। दोबारा इसलिए ये हो गया है क्योंकि कोई चीज़ लिखते हैं तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये है, कंपनी के गवर्नर जेराल्ड आंगियर ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। तो ये नाम याद कर लो, जेराल्ड आंगियर। ये अंग्रेज़ था, इंग्लैंड का था। ठीक है। तो ये तो है, जैसे मैं ऊपर बता भी चुकी हूँ। पुर्तगालियों को तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही खदेड़ दिया डच लोगों से मिलके, और बाद में फ्रांसीसियों से ज़रूर अंग्रेज़ों ने युद्ध किया। ठीक है। और युद्ध फ्रांसीसियों से किया, फ्रांसीसियों को भी साइड लाइन कर दिया। ये तो थे कि यूरोप यूरोप की ही दो लोग आपस में लड़ गए। ठीक है, दोनों ही विदेशी। अब उन्होंने आपस की तो कंपटीशन ख़त्म कर दी, केवल अंग्रेज बचे। केवल अंग्रेज बचने के बाद अब इनका क्या था कि जो भारत के लोग थे, अब वो भारत पे अगर कब्जा करने या बिजनेस करने आए तो इतना आसान तो नहीं था। तो बिजनेस तो कर भी सकते थे, लेकिन उनकी तो फिर नियत ही खराब हो गई कि कैसे भी यहाँ पे कब्जा कर लें। तो फिर फ्रांसीसियों को निपटाने के बाद ये भारत के राजा महाराजा नवाबों से युद्ध भी किया इन्होंने, और सीधा सीधा युद्ध भी किया, और कुछ कुछ ऐसे किया कि दो राजाओं को आपस में लड़वा दिया। ठीक है, दो भारत के राजाओं को लड़वा दिया, फूट डालो और राज करो। और उसमें एक को अपनी सहायता दे दी, तो वो राजा जीत गया। और जीतने के बाद जब वो राजा से बात अंग्रेज करते थे कि आप हमारी वजह से, हमारी सेना की वजह से जीते हो, तो आप हमें इतने शहर दो, इतने शहरों में हम बिजनेस करेंगे, इतने शहरों में हम अपना शासन चलाएंगे, इतने शहरों का टैक्स हम लेंगे। तो ऐसे करते करते धीमे धीमे उन्होंने पूरा भारत ही कब्जा लिया था। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लासी का युद्ध। बच्चों ने ये बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध। तो ये प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। तो उस टाइम पे भारत में मुग़ल साम्राज्य था, और मुग़ल साम्राज्य के अलग अलग एरिया में गवर्नर थे। तो बंगाल का भी उनका नवाब, गवर्नर मतलब नवाब, सॉरी, गवर्नर तो अंग्रेज़ों के होते थे।
अलग अलग एरिया में उनके नवाब होते थे मुग़ल साम्राज्य के। दिल्ली थी उनकी राजधानी, लेकिन अलग अलग एरिया के नवाब बनाए थे उनने। तो वो नवाब एक बंगाल का था, सिराजुद्दौला। तो उसका युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो है नेतृत्व, वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो आप प्लासी के युद्ध किनके किनके बीच हुआ ऐसे याद कर सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और उसमें रॉबर्ट क्लाइव जीते थे, अंग्रेज जीता था। और उसकी वजह ये थी क्योंकि सिराजुद्दौला को अपने ही सेनापति ने धोखा दे दिया था, अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया था, ठीक है। और उसी धोखे की वजह से पहली बार अंग्रेज़ों की सेना जीत गई, सबसे पहली बार। आप इस चीज़ का मतलब समझते हैं कि अभी बाहर बाहर से मान लो वोडाफोन की कंपनी बाहर की है, ठीक है, तो वो यहाँ सिर्फ बिजनेस करने आई, लेकिन वो इतनी पावरफुल हो जाए कि वो इंडियन आर्मी को हरा दे, तो सोचो क्या होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये इतिहास की बहुत भयानक घटना है प्लासी का युद्ध, कि एक बिजनेसमैन बन के आई हुई कोई कंपनी और फिर वो एक तरह से राजा बन गई। कंपनी इतनी पावरफुल हो गई कि उसने एक यहाँ के नवाब को हरा दिया, और हराते ही उसका बंगाल पे कब्जा हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बंगाल से धीमे धीमे बिहार पे बक्सर का युद्ध आगे हुआ, तो धीमे धीमे वो कब्जा बढ़ता ही गया। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। अंग्रेज़ों की कंपनी तो 1608 में सूरत में कोठी खोली थी, एक गोडाउन खोला था। 1608 से 1757, लगभग 150 साल, लगभग 150 साल ये सिर्फ बिजनेसमैन थे, लेकिन स्ट्रांग होते जा रहे थे, स्ट्रांग होते जा रहे थे। तो इन 150 सालों में बिजनेसमैन कह लो या कंपनी कह लो, जो कि विदेश की थी कंपनी, वो इस देश में इतनी मजबूत हो गई थी कि 150 सालों के अंदर अंदर उन्होंने अपना पहला शासन, पहला राज्य हासिल कर लिया था। और यहाँ से नींव पड़ गई अंग्रेज़ों की हम लोगों की गुलामी की। हम लोग वहीं से अंग्रेज़ों के गुलाम होते चले गए। कहाँ से? प्लासी के युद्ध से। क्योंकि उस समय भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग नवाब थे, अलग अलग राजा थे। तो धीमे धीमे ही हुआ कब्जा। इस राज को हड़पा, फिर दूसरे राज को हड़पा, कहीं युद्ध से जीता, फिर कहीं पे हड़प नीति थी एक डलहौजी की, उससे जीता। लेकिन ऐसे ऐसे करके पूरा भारत ही कब्जा लिया था। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्लासी के इस युद्ध की इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। यहाँ से ब्रिटिश शासन का जन्म हुआ। समझ रहे हो आप, बिजनेस में और शासन में यह फ़र्क है। जब प्लासी का युद्ध जीत गए तो वो शासक बनना शुरू हो गए थे। अब देखो, 1765 में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और बिहार में भी मुग़ल शासकों के नाम से लगान वसूलने लग गए। उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। 1757 प्लासी याद रखना, उसके बाद 1764 बक्सर याद रखना, ये वाला युद्ध भी जीत गए थे। फिर 1799 में टीपू सुल्तान से युद्ध किया और उसको भी धोखे से हरा दिया और उनके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। तो ये था इनका शुरुआती दौर। फिर जैसे मैंने कल कहा था, आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच भी 3 युद्ध हुए थे। अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच 3 युद्ध हुए, ऐसे ही अंग्रेज़ों और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए थे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि कल जो मराठा साम्राज्य की क्लास थी उसमें मैंने डिटेल में बता दिया था कि आंग्ल मराठा युद्ध का रिज़ल्ट क्या रहा। अब इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु है। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बहादुरी से अंग्रेज़ों से लोहा लिया, ठीक है। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए टीपू ने फ्रांस की भी मदद ली, लेकिन फ्रांस काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। अच्छा, अंग्रेज़ क्यों जीत रहे थे? अंग्रेज़ों के पास टेक्निकली बहुत एडवांस थे। हम लोगों के पास हाथी घोड़े थे, तो उनके पास बारूद और तोपें थीं। और बारूद की शुरुआत तो बाबर के टाइम से हो गई थी। इनके पास बंदूकें भी इन्होंने बना ली थी अंग्रेज़ों ने।
तो ये टेक्नोलॉजीज़ में आगे थे, इसलिए इंडिया से जीतते चले गए। और इंडिया में फूट भी बहुत थी, राजा आपस में भी लड़ते रहते थे। तो टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन फिर बाद में हार गया। हाँ, अब आप ये देखना, पहले अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हराया, भगा दिया। फिर फ्रांसीसियों से 3 युद्ध किए, उनको भगाया। फिर उसके बाद मराठा, आंग्ल मराठा युद्ध में आपको बता चुकी, मराठा से यानी कि महाराष्ट्र की तरफ मराठाओं से युद्ध किया। फिर मैसूर की तरफ टीपू सुल्तान से युद्ध किया, उनको हराया। अब आओ पंजाब की तरफ, तो पंजाब में भी अगर कब्जा चाहिए तो झगड़ युद्ध करना होगा। तो पंजाब में सिखों के बीच युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों और सिखों से युद्ध किया इन्होंने। आप समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी, कि अलग अलग एरिया में अलग अलग साम्राज्य थे। मराठा साम्राज्य था, और इधर मैसूर में टीपू सुल्तान था, और उससे पहले तो ये यूरोप की शक्तियों से लड़ रहे थे। अब ये पंजाब में आ गए, ठीक है। तो पहला युद्ध सिख और अंग्रेज़ों के बीच पहला युद्ध 1845, और वो भी 5 चरणों में हुआ था। तो रणजीत सिंह, आप ये नाम याद रखो, रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से अच्छी टक्कर ली थी, लेकिन फिर बाद में अपने ही सिख राजा साथ नहीं दे रहे थे, तो बाद में अंग्रेज़ों की ही विजय हुई। ये देखो, महाराजा दिलीप सिंह के परिवार को पेंशन देने का निर्णय लिया जब युद्ध ये जीत गए अंग्रेज, तो संधि हुई। और संधि में ये हुआ कि महाराजा जो थे दिलीप सिंह, उनको पेंशन दे देंगे। और इन्होंने ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने यही किया, पेशवा भी आखिरी थे तो उनको भी यही किया कि वो पहले राजा होते थे, लेकिन फिर उनको युद्ध में हरा के संधि पे मजबूर करते थे, और सिर्फ उनको नाम का राजा रहने देते थे। आप सिर्फ नाम के राजा हो, सारा शासन हमारा, आप सिर्फ अपनी पेंशन लेते रहो और बस नाम की मोहर बने रहो, ठीक है। तो यही दिलीप सिंह जो थे, वहाँ के राजा पंजाब के, उनको भी इन्होंने पेंशन पे ला दिया। दूसरा युद्ध 1848 से 49 के बीच, तो इसमें भी सिख सेना को बहुत क्या कहते नुकसान हुआ, और पंजाब एक तरह से अंग्रेज़ों के पूरा अधीन आ गया था, पूरा ही अधीन आ गया था। अब देखो 1848, अब ये आप ये ध्यान रखना, ये टाइम जो है धीमे धीमे 1857 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। 1818 में मराठा बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे एक तरह से। फिर उसके बाद उधर टीपू सुल्तान को भी इन्होंने हरा दिया था, और बंगाल में सिराजुद्दौला को हरा के इन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। फिर ये पंजाब में आए, पंजाब में भी इन्होंने 1850 तक पंजाब को कब्जे में कर लिया, ठीक है। 1850 तक, यानी कि 1857 की क्रांति से 6-7 साल पहले। तो ध्यान रखना, अब ये धीमे धीमे 57 की क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे 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 इनका कब्जा हो रहा था, वैसे वैसे भारत का समाज जागरूक हो रहा था कि अरे ये तो हम पे कब्जा करे ले रहे हैं। तो उधर क्रांति का समय भी नज़दीक आ रहा था। आई होप कि आप सबको ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने 49 में पंजाब पे भी कब्जा कर लिया, 1849 में, ठीक है। और उसी समय ये डलहौजी आया था। डलहौजी का अपना इतिहास है। डलहौजी ने एक नियम बनाया कि जिस राजा के बच्चे नहीं होंगे वो गोद नहीं ले सकता, वो ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के अधीन राज चला जाएगा। राजा का राजपाट ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के अधीन चला जाएगा अगर उनका अपना बच्चा नहीं है, वो गोद नहीं ले सकते। तो ये एक तरीके का भ्रष्ट तरीका था, डलहौजी की हड़प नीति कहलाती है ये। और इसमें कई सारे राज इन्होंने, संभलपुर, झांसी, ये सब इन्होंने हड़प लिए थे। और झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई का तो बहुत युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों से इसी बात पे, क्योंकि उनके भी अपने पुत्र नहीं जिंदा थे, दत्तक पुत्र लिए थे उन्होंने। तो 1853 में नाना साहिब जो थे, पेशवा के ही विरासत के थे, जो मैंने कल पे बताए थे आपको क्लास में, पेशवा, उनसे भी छीन ली थी उनकी विरासत, और उनको भी पेंशन पे ला दिया था, जैसे पंजाब के दिलीप सिंह को पेंशन पे कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब में, मराठा में ज़्यादातर राजाओं को बिल्कुल पावरलेस करके, बिल्कुल उनकी शक्ति छीन के उनको पेंशन देने लग गए। और झांसी, सतारा जैसे राज्यों में इन्होंने
हड़प नीति से हड़प ली उनका राज्य कि हाँ आपके तो कोई बच्चा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से वैसे भी राजा लोगों में विद्रोह था। उसके अलावा इनकी जो सेना थी अंग्रेज़ों की, उसमें कुछ भारत के लोग भी थे। उन लोगों को नौकरी चाहिए थी तो अंग्रेज़ों की सेना में चले गए। तो वो लोग कर तो रहे थे उनकी नौकरी, लेकिन फिर उनको कई सारी ऐसी बातें पता चली जो उनको गुस्सा आया। उनके अंदर धीमे धीमे गुस्सा बढ़ता गया और फिर कई सारे फैक्टर्स के साथ 1857 में भारत में पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसे कि 1857 की क्रांति कहते हैं। तो मैं अभी इसे यहीं पे छोड़ती हूँ, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे हो रही है थकान। तो अब मैं इसके आगे थोड़ा आराम करने के बाद ही वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और वैसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम इम्पॉर्टेंट है, और फिर ये 1857 के से लेके 90 साल तक आगे जाएगा, 1947 तक। तो इसको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक इतना तैयार करिए। थैंक यू।